गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से की गई तैयारी से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? जी हाँ साथियों, मैं शुभम एक बार पुनः प्रवेश परीक्षा नेट जारी परीक्षा परिचर्चा नामक कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, इस परीक्षा में दो प्रश्न पत्र हैं और दोनों प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय है। इन 3 घंटों में हम बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और एक सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार मन में प्रश्न आते हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब हम इस चर्चा के माध्यम से खोजेंगे। तो साथियों, मैं अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हम विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की वंदना करेंगे। तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अभी हमने माँ सरस्वती जी की वंदना किया। साथियों, आज की परिचर्चा की जो रूपरेखा होगी, हमारे पास दो प्रश्न पत्र हैं और हम अपने वक्ताओं के साथ दोनों प्रश्न पत्रों पर बात करेंगे। अ, तो अब मैं एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे साथ चार मेहमान उपस्थित हैं। दिवेश रंजन पांडे जी, शिवांगी पांडे जी, सौरभ सिंह जी, जयंती यादव जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कला स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और हाल ही में हुई जेआरएफ परीक्षा को सभी वक्ताओं ने उत्तीर्ण किया हुआ है। तो सभी वक्ताओं को मैं तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं संक्षेप में सभी वक्ताओं का परिचय दे दूँ। देवेश रंजन पांडे जी, जिन्होंने अपना स्नातक जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा से किया हुआ है। शिवांगी पांडे जी, जिन्होंने अपना स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया हुआ है। और सौरभ सिंह जी, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना स्नातक किया हुआ है। और जयंती यादव जी, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया हुआ है। सभी वक्ता अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं देवेश भैया आपको आमंत्रित करता हूं और प्रथम प्रश्न पत्र जो अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। और आप जानते हैं कि देवेश भैया और सौरभ भैया आपने 50 में से 33 अंक प्राप्त किए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो देवेश भैया, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस प्रश्न पत्र के विषय में संक्षेप में बताएं। देवेश भैया, आपको आवाज आ रहा है?
हेलो, हाँ देव से है। आवाज आ रही है मेरी शुभम? हाँ हाँ आ रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेश रंजन पांडे है। मैंने अपना इसी बार दिसंबर 2021 वाले नेट जेआरएफ की साइकिल में जेआरएफ पास हुआ है। भैया थोड़ा सा आज कैमरा एडजस्ट कर लीजिए तो थोड़ा पूरा चेहरा आने लगे। रिकॉर्डिंग भी इस कार्यक्रम की होती है तो सही रिकॉर्डिंग हो सके। ओके ठीक है। जी भैया ठीक है। अब ठीक है? हाँ आवाज आ रही है शुभम? हाँ हाँ आ रही है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तैयारी के लिए, क्योंकि अब समय ज्यादा रह नहीं गया है। लगभग ज्यादा नहीं तो जुलाई में तो एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं है ज्यादा कुछ बताने के लिए, सिर्फ अनुभव के। आपके जो मतलब कई बार बहुत सारे संदेह होते हैं जब पेपर हम दिए नहीं होते हैं, उसके पहले बहुत सारे विचार आते हैं मन में, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनसे एक तनाव भी बहुत होता है बच्चों को। तो मेरी तैयारी का क्या है कि लगभग मतलब कि फर्स्ट पेपर में दो किताबें हिंदी में बहुत चर्चित हैं। एक केवीएस मरान की और दूसरी दृष्टि की। और सच कहूँ तो इन दोनों किताबों में पूर्णता किसी में नहीं है। कुछ खूबियां हो सकती हैं किताबों की अपनी अपनी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। आप सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं परीक्षा पास करने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि आप सवालों का निरंतर अभ्यास करें। अब यूथ कंपटीशन का आता है प्रैक्टिस सेट। सवालों से जितना ज्यादा से ज्यादा जो मुठभेड़ होगी आपकी, उससे आपको काफी फायदा बेनिफिट मिलेगा। बाकी बहुत सारे सवाल जो पूछे जाएंगे उनके जवाब में दिए जाएंगे। बाकी मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दूसरे वक्त अपना अवसर दें। धन्यवाद देव से। सौरभ भैया, जैसा कि ये प्रश्न पत्र में 10 इकाइयां हैं। मैं उनकी बात करूं तो शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध संप्रेषण, गणितीय तर्क अभिवृत्ति, युक्त तर्क, आंकड़ों की संख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास, पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ऐसे कौन से इकाइयां हैं जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है और एक अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, और इन यूनिट्स को जो अपने आप में जहाँ पे स्कोर अच्छा किया जाता है किस तरह से तैयार किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। सरो भैया आप आमंत्रित हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। आपने और देव सैया ने, तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे आपने किस तरह से चीज़ें तैयार की। 33 नंबर 50 में से लाना अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं सभी को दिख भी रहा हूं और मेरी आवाज भी सब तक जा रही होगी। जी जी भैया, ओके ठीक क्लियर। है, शुभम शुभम आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा क्योंकि उससे इको होने लग जाता है। ठीक है, हाँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है और जहां तक इस परीक्षा की या किसी भी परीक्षा की तैयारी का प्रश्न है, सवाल है, जो शुभम ने प्रश्न मुझसे किया है कि किस यूनिट को किस तरीके, किस प्रेफरेंस में या किस ऑर्डर में हम पढ़ें, या फिर कहाँ से ज़्यादा सवाल या जवाब, कहाँ से ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, इस तरीके के सवालों पर मैं बाद में आऊँगा। जो प्राथमिक बात या जो मूल बात मैं करना चाहता हूँ तो वो ये है कि ये परीक्षा है या फिर कोई भी और परीक्षा है, इसको इन सब की तैयारियों की जो हमारी टेक्निक है उसमें कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी है। और उस गड़बड़ी की वजह से हम श्रम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कम से कम हिंदी पट्टी के लोगों या फिर हिंदी साहित्य में जो भी लोग तैयारियां कर रहे हैं और जिन लोगों को से मेरा राब्ता है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता है क्योंकि मैं भी हिंदी में ही हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और उस बड़ी गड़बड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा श्रम हो रहा है और उसका रिजल्ट या उसका परिणाम जो है बहुत ही कम मिल रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं और अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना समय भी जाया कर रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का भी ह्रास ही कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ये मान करके चलिए और ये समझ के चलिए कि किताबें आपका
सहारा नहीं है, मतलब किताबें ही आपको पार लगा देंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हो सकता है किसी एग्जाम में आप तुक्के से पास हो जाएं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने लर्निंग को और अपने एग्जाम की तैयारी से या फिर विषय की तैयारी को सिर्फ किताबों तक सीमित मत कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप किताबों तक सीमित करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत कम आउटकम उससे आपको मिलेगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ किताबों पर केंद्रित मत रहिए। जितने भी तरीके के आप अपना सकते हैं, क्लासरूम से लेकर के, चर्चाओं से लेकर के, तमाम सारे और स्रोतों और तमाम सारे अन्य विषयों को पढ़ने से लेकर के, इस तरीके की चीज़ों को अपनाइए। क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो एक्टिव ब्रेन का होना है, कि आपका दिमाग सक्रिय है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप 50 किताब मतलब गोविंद पांडे से लेकर के जो भी 4-6 किताबें सब बताते हैं उनको रट के चले जाइए, फिर भी आप परीक्षा में या तो अच्छा स्कोर नहीं करेंगे या फिर बहुत खराब स्कोर करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, और उस ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि किसी एक चीज को करना छोड़ दीजिए। जैसे कि आप सिर्फ किताबें पढ़ना, सिर्फ लाइब्रेरी में बैठना छोड़ दीजिए, और जो भी अन्य गतिविधियां आपको जीवंत बनाने के लिए, अपने अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए आप कर सकते हैं, उसको करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि मेरी बातें आपको ना ठीक लगे, और नहीं ठीक लगे तो मत अपनाइएगा, कोई बाध्यता नहीं है। मतलब मैं ऐसा समझता हूं और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत आसानी से आप इन सब परीक्षाओं या किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं पास किया हूँ तो आप कोई क्रेडिबिलिटी मेरी देखते समझते होंगे, और इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। तो एक तो क्लासरूम से लेकर के, चर्चा परिचर्चा से लेकर के, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ना शुरू किए। मतलब अखबारों से लेकर के कोई भी चीजें आप पढ़ के सीखे, उन सब चीजों से जब आप सीखेंगे तो आपके लिए, जैसे फर्स्ट पेपर की ही बात हो रही है, तो मैं ईमानदारी से बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है फर्स्ट पेपर के लिए, और बिना किसी पढ़ाई के ही 33 जो नंबर मेरे मिले हुए हैं फर्स्ट पेपर में। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। एक चैप्टर मैंने केवीएस मदान से पढ़ा था, बहुत सीरियसली नहीं पढ़ पाया था, लेकिन उस लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर, और उस चैप्टर से मेरे सारे सवाल गलत हो गए थे लगभग। बहुत कम ही सवाल मैं उससे सही कर पाया था, ज्यादा जो मैंने पेपर मिलाया हुआ है। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है कि आप अन्य अन्य सोर्सेस से सीखते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप थोड़ा सोचते हैं और आप सवालों को कर लेते हैं। ये इतनी ही आसान परीक्षा है, ये परीक्षा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मतलब मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, पिछली बार मैं जेएनयू की परीक्षा के लिए पिछले वर्ष भी मैं जुड़ा हुआ था, वो परीक्षा ज्यादा मुश्किल थी। जेआरएफ की परीक्षा जेएनयू की प्रवेश परीक्षा की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको अगर कहूँ और आप अगर मेरी बात का विश्वास कर सकें, तो इसके लिए लगभग बिना तैयारी के इस परीक्षा को मैंने पास किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि आप भी इस परीक्षा को लगभग बिना किसी तैयारी के पास कर सकते हैं, अगर आपने एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह की तैयारी कर रखी है और थोड़ा बहुत चीजों को देख रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वो एक बेसिक तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा अभी मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो बातें कही, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आप परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देखिए, जिसको कि देवेश ने भी कहा कि प्रैक्टिस आप करें। एक बार 6-7 पेपर्स आप फर्स्ट पेपर के और 6-7 पेपर सेकंड पेपर के लगा करके देखिए, और देखिए कि आपका औसत स्कोर क्या बन रहा है। अगर वो औसत स्कोर आप जो अमूमन कट ऑफ होती है उससे ज्यादा है औसत स्कोर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त श्रम करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं, आगे आपको और भी काम करने होंगे, वो कीजिए। नहीं आ रहा है तो उसके आधार पर फिर आप एक मूल्यांकन कीजिए कि आप किन पक्षों में, आप किन विषयों में, किन सेक्शंस में, किन भागों में आपका नंबर स्कोर नहीं आ रहा है। उन भागों पर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। आगे के सवाल जवाब में मैं शायद और बातें बता पाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ भैया। जो प्रश्न था आपने बहुत ही मतलब सहज तरीके से उसको दिया है, उसका जवाब मिल भी चुका है कि किस तरह से हमें फर्स्ट पेपर को तैयार करना है। और अब इसमें होती है किस समय, जब हम पेपर देते हैं 3 घंटे का समय होता है, दो प्रश्न पत्र सॉल्व करने होते हैं, तो इस पेपर के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए या क्या समय हो सकता है? तो इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शिवांगी दी को। आवाज माइक देखिए, माइक ऑफ है शिवांगी। नमस्ते साथियों, मेरा नाम और मैंने दिसंबर 2020 और जून 2021 के मालवी टेस्ट में 99.98% जैसा शुभम ने प्रश्न पूछा कि कितने समय में प्रश्न को हल किया जाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मेरा जो अनुभव रहा है कि मैंने इसके लिए प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए यूज कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है,
इसमें पुराने प्रश्न दिए रहते हैं, लोग साधारणतः उनको हल करते हैं, तो वो काफी लाभदायक भी होता है। लेकिन मैंने वो किताब खरीदी तो थी, मैंने वो नहीं ली। मैंने बायजूस की ग्रेडअप से उस परचेज किया था टेस्ट सीरीज, और उसमें फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित था और सेकंड पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया होता है। उसी समय के 1 घंटे के भीतर ही मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, फर्स्ट पेपर मैंने 1 घंटे में किया था और सेकंड पेपर में 2 घंटे का समय रहता है, लेकिन अमूमन वो छोटा होता है और उतना विस्तृत नहीं होता, तो वो पेपर 1.5 घंटे में हो जाता था। 1 से 1.5 घंटे में मैं उसे सॉल्व कर लेती थी। लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर उसके बिल्कुल विपरीत आया। 1 घंटे में फर्स्ट पेपर बहुत लेंदी था और सेकंड भी था। तो पहले जब मैंने प्रैक्टिस की थी 1 घंटे में करने की, मुझे फर्स्ट पेपर करने में 1.5 घंटे लग गए और सेकंड कम से कम में करते करते भी मुझे 1.5 घंटे लग गए। फिर भी मेरा टाइम थोड़ा सा मैनेज रहा और लोगों की अपेक्षा। जबकि वही जब मैं पुरानी किताब से करती थी यूथ टाइम से, तो मुझे एक पेपर करने में फर्स्ट पेपर के 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। तो इसलिए मेरी जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं ऑनलाइन टेस्ट देती थी, उसमें समय निर्धारित होता था और फिर वो ऑनलाइन एग्जाम वाला पूरा फील आता था। तो मैंने प्रैक्टिस उसी से की थी। आप लोग अगर चाहें तो आप बुक से भी कर सकते हैं अगर आप कम समय में कर पाए, लेकिन समय प्रबंधन के लिए मुझे वो बेहतर लगता है ऑनलाइन एग्जाम वाला, क्योंकि उसके बाद आपका अपने आप से सबमिट हो जाएगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि 1 घंटे में ही कर देना है, आप ज्यादा समय ले नहीं सकते। और जब आप किताब से करते हैं तो आप खुद को थोड़ा सा ढीला ढाला दे देते हैं, 5-10 मिनट इधर भी हो जाएगा, इधर उधर भी। मैं अगले का यदि आमंत्रित करूं तो साथियों आप सभी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के जो प्रश्न हों और वो प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र से हों, सभी वक्ताओं से कॉमन प्रश्न किए गए हैं। यदि इन प्रश्नों के इतर ये किसी भी प्रतिभागी को आप हैंड रेज कीजिए और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आप प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित पूछिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र पे अभी हम आगे आएंगे। शुभम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा तेज बोलो। आवाज नहीं आ रही? हाँ, कुछ आवाज मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शुभम आपके यहाँ। समस्या हो सकती है, तो अब देखिए आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो मैंने अपनी बात फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आवाज ना आई हो। हम अभी प्रथम प्रश्न पत्र पे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं यदि से उनके प्रथम प्रश्न की तैयारी को लेके या उनके अनुभव को लेके उनको आमंत्रित करूं, तब तक यदि इन प्रश्नों के अलावा किसी का कोई प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, आपको यहाँ से परमिशन दी जाएगी, उसके बाद आप अपना प्रश्न वक्ताओं से ले सकते हैं। लेकिन अभी आपका प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र से होना चाहिए, द्वितीय प्रश्न पत्र पर बातचीत हम आगे करेंगे। तो जयंती यादव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी प्रथम पत्र को लेकर क्या तैयारी रही? इस प्रश्न पत्र को आपने किस तरीके से हैंडल किया? आप अपना अनुभव साझा कीजिए। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। हाँ, आप सभी को नमस्ते। और नमस्ते। मेरा नाम ज्योति यादव है और मैं 21 वाले बैच में जा रही एग्जाम थी। फर्स्ट पेपर का वो जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, और वो अगर हम चाहें कि किसी एक किताब से पढ़ के हम उसको सॉल्व कर लें तो हमको लगता है बहुत वो उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि हर किताब में उसको अच्छे से दिया भी नहीं है। और किताब से पढ़ने का क्या है कि आप पहले अपनी वो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम इन चीजों को, जैसे शोध हो गया और शिक्षा वाला पोर्सन, तो ये चीजें रट्टा मार के हम नहीं कर सकते, इसमें हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो केवल किताब पढ़ने से हमको लगता है ये नहीं हो पाएगा। तो अगर इसके लिए कोई चाहे तो कुमार भरत का वीडियो होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो अगर कोई उसको देखे तो समझ जाएगा, वो बहुत इजीली समझाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं और व्याख्या भी बहुत अच्छी करते हैं। तो बहुत हमने देखा था और जैसा शिवांगी बोली थी, तो हमने भी वो लिया था और उससे टेस्ट से हमने ज्वाइन की और उसके बाद सॉल्व किए, तो बहुत सारी चीजें
क्लियर हो गई थी। और जो टाइम मैनेजमेंट का है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट पेपर पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पेपर देते हैं। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर तो वैसे भी ऐसा नहीं कि रट्टा मार के हम चाहें तो तुरंत तुरंत लगा लेगी, सेकंड पेपर में हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में होता है कि आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि पहले उसी पे फोकस कर देते हैं, और ऐसा होता नहीं है कि हम सब पेपर मतलब उसके सारे सवाल एक ही बार में वो लगा लें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो माइंड पे निर्भर करते हैं कि हम किस क्वेश्चन को कैसे लें। तो हमको लगता है कि पहले आप सेकंड पेपर पे फोकस कीजिए, उसके बाद टाइम बताइए और फर्स्ट पेपर की, क्योंकि आप जितना भी पढ़ के जाएंगे फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आप 40 या 50 में 50 पूरा कर लें। मिनिमम 30, 32, 35 बहुत लोग कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको नहीं लगता कि आप बहुत सारे बुक पढ़ें, जैसे कि बायजूस ऐप पे देख लीजिए उसका, और यूट्यूब कुमार जो देखेंगे तो बहुत पर्याप्त होगा हमारे लिए, ऐसा ही लगता है। शुभम आपका माइक ऑफ। हाँ, क्षमा चाहूँगा। पहले हमारे जो वक्ता हैं विजय सेन जी, हेलो, पहले प्रतिभागी विजय सेन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आपका आपको आवाज आ रही है? नंदन, आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सलेम को भी, जूही झा जी, आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है। यदि किसी को किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहां से भी प्रश्न ले लिया जाएगा। हेलो हेलो भैया, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए। जी भैया, सबसे पहले मैं हेमंत भैया को थैंक यू कहना चाहती हैं, जो बीच बीच में हम लोगों के लिए मदद सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि पेपर 1 में तो हमको ज्यादा स्कोर करना नहीं है, और सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर को पढ़ूं जो हमको लाभ मिले उससे? जूही जी, आप जी आपका भैया। सोनू जी, आप इस प्रश्न पे थोड़ा सा बात रखिए। मेरी आवाज नहीं गई क्या? ठीक है, हाँ जो ही आपकी आवाज आ गई है। सौरभ जी आप पर बात करिए। इनका प्रश्न है कि इनको फर्स्ट पेपर में ज्यादा स्कोर करना नहीं है, सेकंड पेपर के से कैसे जेआरएफ निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में स्कोर तो करना होगा तभी जेआरएफ निकलेगा। फर्स्ट पेपर में तो 17-18 सवाल संभवतः आपको करने ही पड़ेंगे, 18 सवाल जहाँ तक मेरी जानकारी है। देखिए, इसका तो सबसे सटीक तरीका यही होता है कि आप जानते हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब कि जैसे मुझे लगता है कि मैं मैथमेटिक्स कर सकता हूँ, मैं आईसीटी कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। या फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन कर सकता हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि 20 सवाल मेरे लिए बहुत सेफ जोन है। तो वो ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, किसी का स्ट्रेंथ कुछ और हो सकता है। तो इसको आप, पहली बात तो आपने अब तक क्या पढ़ा है, अपने अब तक क्या किसमें चीज में सहज रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अगर आपको इससे भी ना समझ में आ रहा हो तो पेपर लगा करके एक दो देख लीजिए किन सेक्शंस में आप जो है ज्यादा ठीक कर पा रही हैं। उस आधार जिसमें आप ज्यादा ठीक कर पा रही हो उसी को अपना स्ट्रॉन्ग जोन मानिए और उसी पर काम कीजिए, तो आप कंफर्टेबल स्कोर कर लेंगी। ये मेरी समझ है। बाकी मुझे लगता है कि देवेश, शिवांगी या फिर ज्योति ने ठीक से तैयारी की होगी तो वो लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैंने बहुत एनालाइज किया नहीं है पूरे पेपर को, मतलब इतिहास से कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, तो मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। शिवांगी आप भी अपनी बात रख दीजिए इस पर, सेकंड पेपर से किस तरह से जेआरएफ निकाला जा सकता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। शुभम आप अपना माइक ऑफ करिए। अब आ रही है? हाँ हाँ, ठीक।
जैसा उन्होंने पूछा कि फर्स्ट पेपर में किस कम स्कोर करके कैसे बेहतर कर सकते हैं जेआरएफ में, तो सौरभ ने वो बताया उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जिस टॉपिक पर उनकी ज़्यादा कमांड हो, वो पुराने पेपर लगाकर देखी। मेरी रिसर्च मैथोडोलॉजी मैंने पढ़ा था और मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा था, हायर पढ़ा था, क्योंकि इसमें बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। मैंने मैथमेटिक्स के लिए कुछ पढ़ा नहीं था और कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैंने पर्यावरण के लिए पढ़ा था, पर मेरे उसमें अच्छे स्कोर हो नहीं पाए। तो जिस पर आपकी कमांड हो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और मेरा एवरेज था कि 25 से 30 के बीच में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। और 18 मिनिमम होता है, वो 20 तक 5 तो कॉम्प्रिहेंशन से हो जाएंगे अगर वो अच्छे से पढ़ती हैं। रिसर्च मैथोडोलॉजी भविष्य में भी काम आएगी, इसलिए मुझे लगता है उसे पढ़ लेना उचित रहेगा। और अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो उसमें 4 सवाल हो ही जाते हैं आराम से। तो 4 रिसर्च मैथोडोलॉजी के हो जाएंगे। उसके अलावा वो जिस पे कंफर्टेबल हो, चाहे लॉजिक में हो, मैंने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, और लॉजिकल रीजनिंग या फिर एनवायरनमेंट हायर, जिसमें वो जो उनको लगता है कि वो बेहतर तरीके से तैयार कर सकती हैं या कम पढ़ के भी उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकती हैं, वो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, यही बेहतर होगा। और सेकंड पेपर में अगर कमांड अच्छी है तभी फर्स्ट पेपर पर रिस्क लेना चाहिए कि हम बस 18-20 करके काम चला लेंगे। सेकंड पेपर भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि आपके 80 सही हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर में एवरेज स्कोर 25 लेकर चलना चाहिए, 25 से कम नहीं मानना चाहिए। आप 25 सोचेंगे तो आपके आते आते 20 आ जाएंगे, और आप पहले से 20 सोचेंगे तो आप 15 में अटक सकते हैं। तो इसलिए मैंने 30 का सोचा था, मेरा 28 से आए 30-32 के बीच में। और लगभग लोगों का यही होता है, बहुत कम लोग होता है जो टारगेट सोचते हैं बस एग्जैक्ट वही आ जाता है। तो अगर उनको कम से कम स्कोर करना है तो 25 तक मान के चलिए, 5 यूनिट्स पे अच्छे से काम करें। 5 यूनिट भी ठीक रहेगा, 10 पूरा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 तुक्के सब में सही हो जाते हैं, तो उनका 20 तक आराम से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिवांगी, जो अगले हमारे प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मोनूजीत राय जी, आप प्रश्न पूछिए। आप माइक कैमरा ऑन कर दिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आवाज आपको आ रही है? राय जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद उनका कोई प्रश्न नहीं है या उन तक आवाज नहीं जा रही है, कोई समस्या हो सकती है। तो मुझे लगता है प्रथम प्रश्न पत्र पे जो बातचीत होनी चाहिए थी हो चुकी है। यदि हमारे वक्ता कोई और सुझाव इस प्रश्न पत्र पर देना चाहें तो दें, नहीं फिर हम अगले पेपर की ओर पर चर्चा की ओर बढ़ते हैं। मैं इसमें और पूछ लेता हूँ, फर्स्ट पेपर में ये बताइए आप लोग के कहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आंकड़े वाले सवाल होते हैं और जो बोध वाले सवाल होते हैं वो सभी कहते हैं कि इनको तो अच्छे से देखना चाहिए, ये स्कोरिंग होते हैं थोड़ा। तो मुझे लगता है कि उसके अतिरिक्त भी सिलेबस में जो पर्यावरण वाला हिस्सा है, कंप्यूटर वाला हिस्सा है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस पे क्या देखते हैं, मतलब कहाँ बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो ज़्यादा स्कोरिंग है, और जहाँ से कुछ आसान प्रश्न आते हैं या जहाँ से अगर पढ़े तो बहुत आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। सौरभ जी और शिवांगी और ज्योति, आप तीनों बताइए इस पर। मेरी आवाज आ रही है सौरभ? हाँ, हेमंत भैया, आ रही थी आवाज। कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बताता हूँ। इसमें देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि जैसे शिवांगी ने भी कहा है कि जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आगे की भी परीक्षाओं में काम देता है, पीएचडी के एंट्रेंसेस से लेकर के तमाम सारी परीक्षाओं में। तो अगर मेहनत करनी है तो मुझे लगता है कि ये दोनों यूनिट प्राथमिकता में लेनी चाहिए, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। उनका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब नेट में भी काम देगा और आगे की परीक्षाओं में भी काम देगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह के सवाल बहुत पेचीदा नहीं होते, मतलब वैसे तो बहुत पेचीदा सवाल कहीं भी से भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ठीक तैयारी करने पर इन सब कम से कम रिसर्च एप्टीट्यूड से मेरा अनुमान है कि वहां से सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। इससे इतर जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखनी चाहिए इसमें, वो ये है कि जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है
उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब मेरी स्ट्रेटजी होती है, मतलब पेपर को स्ट्रेटेजाइज करना सबसे महत्वपूर्ण काम है परीक्षा को पास करने के लिए। तो जो मेरी स्ट्रेटजी में ये शामिल है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी वो सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आप वहीं पर सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपकी कोई पहले की तैयारी नहीं हो सकती है। तो वहीं पर सॉल्व करना है तो सबसे फ्रेश माइंड में और सबसे स्थिर मस्तिष्क से, जब आपके पास कोई हड़बड़ी नहीं है और आपके पास ना कोई प्रेशर है और ना ही दिमाग आपका 50-100 सवाल देख करके बहुत तनाव में आया हुआ है। तो ऐसे में ही आप जो है पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के ही कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले सॉल्व करें, और उनमें तब ऐसा करने पर मुझे लगता है कि आप बेस्ट चांस आपका होता है कि आप उनमें से लगभग सभी सवाल सही कर लें, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हो। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, फिर पेपर 1 में ही अगर इसके कॉम्प्रिहेंशन के बाद अगर आपको कुछ सॉल्व करना है, अगर आपको मैथ्स आती है, अगर आप मैथ्स में सहज हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत असहजता का मसला है, बहुत बेसिक लेवल के कैलकुलेशंस होते हैं, तो आप इसके बाद मैथ्स का अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपको श्योर शॉट नंबर दे देता है। इससे इतर आईसीटी में कुछ लोगों की कमांड होती है, अगर जिन लोगों का कुछ पृष्ठभूमि है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सहज होती है, जिनकी नहीं है संभवतः उनके लिए मुश्किल होती होगी, मैं अनुमान से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि आईसीटी की रही है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज की, तो वो उसको सहजता से कर सकते हैं। तो वो सेक्शन एक छोटा यूनिट बनता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत सरल और बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे सुझाव से इतनी चीजों को आप देख सकते हैं। बाकी यूनिट्स के जैसे कि हायर एजुकेशन से है, तो पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के बजाय कुछ बहुत मोटे मोटे फैक्ट्स कमिटीज को लेकर के, विश्वविद्यालयों के गठन को लेकर के, इस तरीके के जो बहुत मोटे मोटे फैक्ट्स हैं, उन सबको आप कवर कर सकते हैं। तो संभव है कि एक आध दो सवाल वहां से आप बना लें। तो अगर आप इन टोटलिटी सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस या रिपीटेड ट्रेंड्स पर जाइए, जो कि लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको नोट डाउन करके आप काम चला सकते हैं। ये मुझे पता है। ठीक है, शिवांगी आप क्या बताना चाह रहे हैं? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि रिसर्च और टीचिंग तो बाद में काम आएगी, तो इसलिए ये दोनों यूनिट्स तो पढ़ ही लेनी चाहिए सबको। उसके बाद आपके एक्सपर्टीज किसमें, आप किसमें अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैथ्स बहुत आसान है, और हायर में, क्योंकि हमें आगे फिर हायर में ही जाना है उच्च शिक्षा में, तो उसके लिए अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको टॉपिक, तो इसलिए आप चाहे तो आप हायर एजुकेशन पढ़ सकते हैं। और आसान भी, कम्युनिकेशन आसान है। इन्वायरमेंट तो वर्तमान समय की मांग है कि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, तो कुछ बेसिक जानकारी उसके बारे में हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी जानना चाहते हैं। तो मुझे इन्वायरमेंट और हायर मुझे ज़्यादा ठीक लगा। और रिसर्च और टीचिंग तो बहुत ज़रूरी है। मैथ्स आसान है इसलिए कर लेना चाहिए। बाकी आईसीटी में जिनकी पृष्ठभूमि होती है उनके लिए वो ठीक हो सकता है, आसान हो सकता है। और अगर नहीं है तो फिर आईसीटी बहुत कठिन हो जाता है। तो आईसीटी आप देख लीजिए कि आपको आईसीटी आती है, पहले से आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, तब ठीक है, नहीं तो फिर आईसीटी थोड़ा कठिन हो जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत आसान चैप्टर है, कम्युनिकेशन पढ़ लेना मुझे लगता है ठीक रहेगा। हायर तो इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने में, जानकारी हो जाएगी। और पेपर एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने के लिए, जैसा ज्योति ने भी कहा, सौरभ ने भी कहा कि सबसे पहले फर्स्ट पेपर पे दौड़ते हैं, फर्स्ट पेपर करते हैं, तो वो फर्स्ट पेपर आप कितना भी पढ़ के जाएं, एग्जाम हॉल में इतना कठिन लगता है कि लगता है कि अब तो दिमाग कुछ शुरू नहीं हो गया। फिर वहां से और दूसरे सेकंड पेपर के लिए हमारे पास ऊर्जा नहीं बचती है। पहले से हम इतने हताश हो चुके होते हैं कि देखो इसमें मैंने इतना पढ़ा था, मेहनत की थी, फिर भी मुझे कम सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन वाले प्रश्न कर लेने चाहिए। ऐसा मैंने भी अपने एग्जाम के दौरान किया था। फर्स्ट पेपर का कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले, सेकंड पेपर का कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने मैथ्स किया था। आईसीटी वाले क्वेश्चन सबसे पहले, फिर मैंने मैथ्स वाले सवाल किए थे, फिर मैं सेकंड पेपर पर आ गई। ठीक है, ज्योति आप क्या बताना चाह रहे हैं इस पर? आवाज आ रही है ना? हाँ ज्योति आप। जैसा कि वो शिवांगी बोल रही कि पहले वो कंप्रिहेंशन वाले सवाल करती है, तो सभी का रणनीति अलग अलग है। तो हमको लगता है कि पहले वो कुछ छोटे छोटे टाइप के सवाल होते हैं वन लाइनर में, तो उनको लगता है कि एक बार में पढ़ के इंसान कर सकता है। आईसीटी वाले में होंगे या फिर संचार वाले में कुछ कुछ ऐसे टिप का सवाल होते हैं जैसे एकदम फैक्ट टाइप का होता है। तो हमको लगता है कि पहले उनको कीजिए एक सरसरी निगाह में,
शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, फिर उसके बाद जो टाइम बचा और उसके बाद आप कंप्रिहेंशन कीजिए बढ़िया से। और आईसीटी तो हम बहुत बाद में किए थे और इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ा था, तो हम कहेंगे कि आईसीटी थोड़ा पहले कीजिए, टाइम लेके कीजिए उसको, क्योंकि आईसीटी एक ऐसा पोर्सन है कि अगर आप टाइम लगा दें उस पर तो उसमें 5 के 5 सही होने के चांस होते हैं। तो उस पर फोकस कीजिए और संचार पढ़िए। और हायर में अगर आप रट की क्षमता रखते हैं तो उसको भी रट सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप शोध वाले और टीचिंग वाले पोर्शन को अच्छे से पकड़ लें, क्योंकि समझदारी अगर हो जाएगी तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। और आप रट के उधर जाएंगे तो कितना भी जाएगा, कुछ नए नए थॉट्स आते हैं तो आप उसको लगा नहीं पाएंगी। तो हमको लगता है पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप कंप्रिहेंशन वाले सवाल कीजिए। और आईसीटी फोकस बढ़िया करेंगे तो आईसीटी भी कर लेंगे। वैसे हिंदी वालों का दिक्कत होता है, जैसे हमको तो मैथ बहुत कम आती है तो हम बहुत बचते रहते हैं। तो अगर जिसको मैथ पे कमांड है वो मैथ छू ले, लेकिन हम तो कहेंगे पहले शोध और इस पे टीचिंग वाले पे अगर फोकस बढ़िया से कर ले तो वो अगर 5 पास नहीं लेकिन 3-4 तो कर ही सकता है। तो ये सब है। सॉरी, मेरे नेटवर्क में कुछ समस्या थी, इसके बार ये रिकनेक्ट और डिस्कनेक्ट। ठीक है शुभम, सेकंड पेपर पे चलते हैं। हाँ हेमंत भैया, मुझे लगता है पर्याप्त चर्चा हो चुकी है इस पेपर पे, तो हमें अब द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि हाँ, हमने प्रथम प्रश्न पत्र पर बात किया, तो अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें हम अगर देखें तो उसमें भी लगभग 10 इकाइयाँ हैं और हम समझने के दृष्टि से उसको 5-5 इकाइयों में बांट सकते हैं। 5 इकाइयों में जैसा कि हम देखते हैं तो उसमें एक भाषा खंड, हिंदी भाषा और उसका विकास, साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी की गद्य विधाएं, साहित्य शास्त्र, पृष्ठभूमि, 5 इकाइयां ये हैं। और एक टेक्स्ट पोर्शन जो होता है हिंदी कविता, जिसमें लगभग 22 कविताएं, हिंदी उपन्यास, 13 उपन्यास लगे हुए हैं, हिंदी कहानी, 17 लेखकों की 21 कहानियां, हिंदी नाटक, 10 नाटककार हैं, 14 नाटक हैं उनके, हिंदी निबंध, 10 लेखककार और आत्मकथा जीवनी अन्य विधाएं एक यूनिट है। 14 लेखक हैं और 14 मतलब कि जो अलग अलग विधाओं से आत्मकथा जीवनी टेक्स्ट लगे हुए हैं। तो अब यदि इन पे हम बात करें तो काव्य खंड पे अगर हम फोकस करते हैं तो काव्य खंड को, इसमें कई बार कविता आती है, उनके शब्दों का अर्थ पूछता है, वैसे प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और शिवांगी, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने इस प्रश्न पत्र में 80 अंक हासिल किए थे, मुझे लगता है आप इसका जवाब बढ़िया बेहतर तरीके से दे सकते हैं, तो आप आमंत्रित हैं। मेरी आवाज आ रही है शुभम? हाँ हाँ आ रही। दरअसल बीच बीच में नेटवर्क की समस्या हो जा रही है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कब डिस्कनेक्ट। कोई बात नहीं। कविता के संदर्भ में इस बार जो प्रश्न आए थे और मुझे लगता है अब आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे कि कविता की पंक्तियां दे दी जाती हैं, फिर उसमें से 4 लाइनें रहती हैं या 5 ऑप्शन रहता है कि कौन सा सही है, या किसी शब्द का अर्थ पूछ लेता है। तो वो तो मैंने पहले से यूट्यूब के माध्यम से मैंने कविताओं की व्याख्या पढ़ी थी, उनके अर्थ पढ़े थे, और कुछ मुझे बीए और एमए की कक्षाओं में पढ़ाया गया था, तो मैंने कुछ कविताएं पहले से पढ़ी हुई थी, कुछ मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस समय जो मैंने अन्य अन्य अध्ययन किया था कुछ और पढ़ते समय, जिन सब शब्दों के अर्थ मुझे पता थे, या कविताओं की व्याख्या मैंने ज्यादातर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ी थी। यूट्यूब पर कई चैनल हैं, जैसे वर्षा मोरे पावड़े का है, और साहित्यिक और कविताओं को लेकर जो भी अच्छे चैनल रहते हैं, जैसे मैं कविता बिहारी सबसे ही डाल दिया या कुछ भी, तो उसकी व्याख्या मुझे पूरी मिल जाती थी। तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। एग्जाम हॉल में जब प्रश्न आए तो ज्यादातर शब्दों के अर्थ मुझे पता थे या पढ़ा हुआ था, कुछ नहीं पता थे तो वो मैंने अनुमान से लगाए कि अगर इस भाषा का है, या अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर मैंने उन प्रश्नों को हल किया था। तो बेहतर ये होगा कि पूरी कविता की व्याख्या कहीं से लिखित में पढ़नी संभव है नहीं, आप यूट्यूब से 2 गुनी स्पीड में करके आप देख सकते हैं, और एक बार भी अगर आप व्याख्या देख लेंगे तो वो अर्थ भूलते नहीं है, तो आपको याद हो जाते हैं। तो एक बार मुझे लगता है कविताओं की व्याख्या से, कविता से गुजरना बहुत जरूरी है, और वो देख लेना आवश्यक होगा, क्योंकि उसके लिए फिर कहीं
और कुछ पढ़ भी नहीं सकते आप। सौरभ जी आप भी इस पर बात करिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है आपकी भी काव्य खंड पर बहुत अच्छी कमांड है। और आप ये भी बताइए कि इतनी सारी कविता और कई काव्य खंड लगे हुए हैं, तो उसमें किस किस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और किसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। कविता वाला जो खंड इतना बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कौन कौन सी कविता ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें तो पढ़ना ही चाहिए, जिस तरह से आपने पेपर भी देखा उसके प्रश्नों को देखते हुए? हेमंत, मुझे लगता नहीं है कि मैं इसका बहुत ठीक उत्तर दे सकता हूँ। देवेश और ज्योति ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था कविता वगैरह कुछ भी। मैं संभवतः मैं इस पर चर्चा में मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ कि पेपर को स्ट्रेटजाइज किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम रूम में आपको क्या करना है, या फिर कुछ और बहुत बारीक चीज़ें नहीं, बहुत मोटी मोटी चीज़ों पे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकलिटीज में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी कुछ नहीं की है। अब मैं बल्कि कुछ टेक्स्ट मैंने देखे हैं। एग्जाम में जाने से पहले मैंने कोई टेक्स्ट नहीं देखा था, मतलब जो कहीं किसी कविता नाटक कहीं सिलेबस वगैरह में पढ़ा हो तो ठीक है, अन्यथा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि वो दोनों लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, ज्योति जी आप बताइए। ज्योति आपको आवाज आ रही है? देवेश जी आप बताइए। मुझे लगता है ज्योति जी की यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। यार मैंने कविताएं तो बहुत अधिक नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि मेरी रुचि भी नहीं कविता पढ़ने में ज्यादा कुछ खास। समस्या मेन फोकस ये होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सके। तो इसके इसके लिए क्या है कि पूरी कविता एक बार की ना भी पढ़ो, उस कविता जो लगी हुई है टेक्स्ट में, उसकी मोटी मोटी कुछ बातें हमें उसके बारे में मालूम हो। कविता किस विषय पर लिखी गई है, उस कविता का शिल्प क्या है, उसकी भाषा किस तरह की है, जो कवि है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, भाव पक्ष वाली विशेषताएं क्या है। इन सब जैसे मोटी मोटी बातें हमको पता चल जाती है, तो उस कविता का एक खास तरीके का जो मानचित्र हमारे दिमाग में, मनोमस्तिष्क में बैठ जाता है। अब मैं कुछ विशेष रूप से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक किताब आती है अरिहंत की, उसमें कविताओं के बारे में बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि कविता की कविता की विषय वस्तु क्या है, उसकी भाषा क्या है, शिल्प क्या है, कवियों की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं हैं। तो कविता वाला खंड हम लोग वहां से पढ़ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और लोग बताएंगे। बाकी देवेश से एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। हम्म आपको जैसे पूरा आपने सिलेबस देखा है, तो आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण लग रहा है? जो सिलेबस में इतनी सारी किताबें हैं, उन्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए या गोविंद पांडे और दृष्टि से भी काम चल सकता है? हेमंत, बीच में आवाज आपकी रुक गई थी, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अभी तक जो कई बच्चे शायद गोविंद पांडे और दृष्टि को अधिक पढ़ते आए हैं, तो हाँ और हाँ। जो सिलेबस में इतनी सारी किताबें लगी है, इतने सारे उपन्यास, कहानी, निबंध और अन्य गद्य विधाएं, पेपर में भी आजकल सिलेबस से कई प्रश्न आने लगे, तो आपको क्या लगता है कि गोविंद पांडे और दृष्टि से काम चल सकता है या सिलेबस भी हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, काम तो खैर चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम ना चले, लेकिन सिर्फ काम चलना बस पर्याप्त नहीं है ना। हमको तो जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे हो सके उतना हमको कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। तो काम करना हमको सिर्फ काम भर नहीं चलाना है, तो हमको अच्छे से पास भी होना है। तो ये है कि अब ये तो फैक्चुअल है ना, दृष्टि है चाहे गोविंद पांडे हो, उसमें सिर्फ फैक्ट्स की भरमार है। बाकी सब साहित्य की जो एक समझ होती है वो साहित्य के इतिहास ग्रंथों से बनती है। और उसका सिलेबस काफी ज्यादा है, तो वो कि 10 उपन्यास लगे हुए हैं, 21 कहानियां लगी हुई हैं। तो हम किसी भी विद्यार्थी की सबसे ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि सिलेबस को जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके उतना ही फायदा रहता है।
किताबों क्या है, किताबें तो कुछ हर किताब में कुछ ना कुछ देकर ही जाती है, खाली हाथ कोई किताब नहीं लौटाती हमें। रामचंद्र तिवारी की किताब है, बच्चन सिंह का इतिहास है, ये सब किताबें हैं जिनसे आपको लगातार पढ़ सकते हैं। एक जो सबसे मोटी बात ये है कि किसी भी परीक्षा को ना पास करने के लिए दो बहुत बेसिक बातें होती हैं। एक पहली बात ये है कि विस्तार, और दूसरी बात होती है गहराई। तो ये जो नेट की जो परीक्षा है ना, जो नेट का जो सेकंड पेपर है, विस्तार की मांग करता है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, आपकी पहुंच कहाँ तक है, कितनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच है। तो विस्तार कीजिए, अपने से ज्यादा पढ़िए, और जो जहां से लगे क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछते हैं तो उन चीजों को थोड़ा गहराई से देखिए। लेकिन इन दोनों बातों का ना समन्वय करके चलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, आप पूरा चाहकर भी नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि आप अगर सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में बैठेंगे तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 महीने तो लग ही जाएगा, और इतना वक्त है नहीं है फिलहाल किसी के पास। तो सिलेबस की जो मोटी मोटी जो बातें, जो कहानी लिखी गई है उसके पात्रों के बारे में, जैसे मान लो अब एक उपन्यास लगा हुआ है कोई 500-600 पन्ने का, अब उसको पढ़ने बैठे तो 2 महीने तो, 2 महीना नहीं तो कम से कम 3-4 हफ्ते तो चले ही जाएंगे, इतना मोटा उपन्यास। तो उसको पढ़ने से अच्छा ये है कि उसकी जो पूरी सैमरी है, कथा वस्तु है उसकी, वो हमको पूरी मालूम होनी चाहिए। उसके पात्र हैं, पात्रों के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं पात्रों की, वो हमको मालूम होनी चाहिए। तो उससे आपके ना प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। बाकी पूरा पढ़ने बैठोगे तो फिर बहुत लंबा समय चला जाएगा। बाकी जो कर सकता है वो करे, उसकी अपने ऊपर है। ठीक है, शुभम आगे आप सवाल देख लीजिए। हेमंत भैया, जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनको भी अवसर दे देते हैं, तो उनके भी प्रश्न लेते जाते हैं, हम अपनी परिचर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन साथ में आप लोग भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, और आप अद्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। और अच्छा ज्योति दी, प्रश्न मेरा आपसे है कि जो टेक्स्ट होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं तो हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसको पढ़ना चाहिए, उसको किस तरह से समराइज करना चाहिए। एक मान लीजिए हम मान लीजिए कोई उपन्यास लेते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पूरा पढ़ लिए, हमें ये पता चला गया कि हाँ इसमें ये कहानी है, लेकिन अभी उसमें प्रश्न आते हैं तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें वो, आप अगर उनको टेक्निकल वो बिंदु बताएं कि एक उपन्यास या एक टेक्स्ट को इन इन बिंदुओं के पैमाने के आधार पर तैयार करें, तो एक आप प्रश्न सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो थोड़ा आप इस पे बात करें, मुझे लगता है आपकी बेहतर समझ है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। तो वो उपन्यास और कहानी का क्या है कि वो पहले पूछता है, मतलब अभी तक जितना हमने पेपर देखा तो उसमें कहानी की केंद्रीय विषय पे पूछता है कि इस कहानी की थॉट क्या है, और कभी कभी पात्रों का नाम वहाँ पूछ लेता है। तो हमको लगता है कहानी पढ़ते समय कुछ पात्रों के नाम पे ध्यान दें, और कहानी किस विषय को लेकर लिखी गई है इस पे बढ़िया से ध्यान दें। और उपन्यास में क्या है कि अभी जो है वो पंक्ति पूछ लेता है कि ये उपन्यास और किस उपन्यास की कौन सी पंक्ति है। जैसे गोदान में हम लोग उससे पूछ लिया था कि धनिया की एक पंक्ति थी, तो पूछा था ये किस उपन्यास की है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उपन्यास पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कुछ गाइड वाली बुक होती हैं, जैसे कि एक उपकार बुक है, वो बहुत अच्छी है। अगर सिलेबस आप ना भी पढ़ना चाहें तो उस बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किस उपन्यास में कौन सी लाइन दी है। उसका बहुत सारा समरी दे चुका है, तो हमको नहीं लगता है कि हर सिलेबस के पीछे दौड़ना शुरू कर दें कि ये पढ़ें फिर वो पढ़ें, इसमें का पढ़े उसमें का पढ़े। कुछ लोग सिलेबस को लेकर इतना इतना जागरूक है कि वो सिलेबस का हर एक पन्ना पढ़ना चाहते हैं, तो हमको नहीं लगता कि उतना दिमाग खपाने की जरूरत है। एक गाइड पढ़िए बढ़िया से, और गोविंद पांडे पढ़िए, और ज्यादा दिमाग ना खपाइए, हो जाएगा उतने में। और बिल्कुल प्रेशर लेके ना पढ़िए, सिलेबस का बहुत वो नहीं है, क्योंकि 70% वो रट्टा टाइप का सवाल पूछता है। 30 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तर्क विकथन वाले सवाल अधिकतर शुक्ल जी के चिंतामणि से पूछते हैं। तो उसके लिए अब ये न चलें कि हम चलें सारा टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दें, पूरा निबंध पढ़ जाए, नाटक पढ़ जाए, ये सभी नहीं होना चाहिए। हम तो कहेंगे सरस्वती पांडे पढ़िए और एक उपकार की बुक पढ़ लीजिए, बहुत पढ़िए चिंतामणि का, बस। और शुक्ल तो सभी बाइबल की तरफ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ना शुरू कीजिए, हो जाएगा। सिलेबस को लेकर परेशान नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और अपने सिलेबस सच में बता रहे नहीं पढ़े थे, तो बहुत वो नहीं है। उपन्यास को लेकर इतना नहीं घबराना है कि सारा उपन्यास पढ़ जाना है।
गोविंद पांडे पात्रों का नाम दिया रहता है और उपकार वाली बुक में बहुत सारे उपन्यासों का कथन दिया रहेगा, पढ़ लीजिए उसको, बस ज्यादा परेशान नहीं होना है। सौरभ जी, जो ज्योति बता रहे हैं, क्या ये हाँ, मैं इसमें आप जोड़ना कुछ चाहूंगा कहना क्योंकि चाह रहे परीक्षा हैं? के, हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ दरअसल परीक्षा के दौरान तो मैंने कम पढ़ा था, लेकिन फिलहाल मैंने इस पर देखा है टेक्स्ट वाले पोर्शन को ठीक से, तो उस आधार पर मैं कुछ बातें कह सकता हूँ। एक तो ये बात सही है कि आप समरी वगैरह पढ़ लीजिए और पात्रों की जानकारी ले लीजिए, वो पर्याप्त होता है परीक्षा को अटेंड कर लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा डीप सवाल आएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि जिनसे आपके कंपटीशन है उनमें से 95-96% लोगों ने इस सिलेबस को नहीं कवर किया हुआ है। तो सभी ने जब नहीं कवर किया है तो फिर कोई मसला बहुत ज़्यादा बचता नहीं, सब तुक्के पे आएंगे और 5-6 सवाल जो इस तरीके के होंगे उनमें से 2-3 सवाल आप सब लोग सही कर लेंगे। तो इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि शुभम ने पूछा कि अगर आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से उनमें से किन बातों को आप निकाल करके ले आएँ। तो देखिए, जो उदाहरण, एक तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है भूमिकाएं। ठीक है, तो भूमिका जिन भी किताबों की भूमिका, कोई उपन्यास है या कि नाटक है या कोई जो भी किताबें लगी हुई हैं, अगर उसकी भूमिका है तो भूमिका पर विशेष जोर दीजिए। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर आप देख लीजिए कि कौन सी चीजें उल्लेखनीय है। एक तो ये हो गया। अगर कोई कहानी भी है तो उस कहानी जिस संग्रह में संकलित है वो अमूमन ई पुस्तकालय पर मिल जाती हैं अगर आप लोग चाहेंगे, या फिर अगर ई पुस्तकालय पर नहीं मिल रही हैं तो किंडल पर या गूगल प्ले बुक्स पर जो है वो किताबों के सैंपल्स मिल जाते हैं, जिनमें कि कम से कम आपको भूमिकाएं मिल जाएंगी। मसलन कि अज्ञे की कोई कहानी है तो वो जिस संकलन में संकलित है वो आपको ई बुक मिल जाएगी किंडल पर, उसका सैंपल मिलेगा 8-10 पन्ने का, जिसमें कि आपकी भूमिका होगी। तो उस भूमिका को जरूर पढ़िए, कौन सी कहानियां उनमें संकलित हैं वो पढ़िए, प्रकाशन वर्ष वगैरह देख लीजिए और कहाँ पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं वो देख लीजिए। पढ़ते समय टेक्स्ट को जो कथन होते हैं अमूमन वो आएंगे जो सूत्र वाक्य होते हैं। मसलन कि जहाँ कथाकार कहानी कहने के अलावा कोई जीवन सत्य के बारे में किसी सूत्र रूप में कहने लग जाए, कि मान लीजिए कि वो बोले पुरुषों के बारे में या स्त्रियों के बारे में या दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में कुछ जनरलाइज बात करने लग जाता है, तो वो अमूमन कथन की तरह आते हैं और आपका चौकन्ना रहना है और उन चीजों को मार्क कर लेना है। इससे इतर फिर आप देख रहे हैं कि बहुत गहराई में जाकर के तथ्यों को निकाल करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब भी पढ़ते रहिए तो जहां पर भी कोई तथ्य नजर आए कि मसलन कि शहरों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, कोई जैसे कि आजकल कोई प्रश्न आ गए थे कि कौन रामायण का पाठ करता है, कौन तबला बजाता है, तो इस तरीके की जो चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत बड़ा सिलेबस पे आप ना पढ़े ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो इस तरीके की चीजों को फिर आप मार्क कर लीजिए। कथन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ, उद्धरणों के नाम पर सिर्फ उन्हीं चीजों को मार्क कीजिए जो सूत्र वाक्य हों, क्योंकि फिर आप नहीं तो पूरी किताब रंग देंगे और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजों को जो है आप अपना सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट रिलेटेड जानकारियां तथ्य हैं, मसलन कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, किस संकलन में है, या इस तरीके की जानकारी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप देखेंगे कि टेक्स्ट के भीतर से सवाल जितने आए उससे ज्यादा सवाल इस तरीके के आए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सौरभ भैया, जब मैं आपको सुनता हूँ तो मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप बोलते हैं मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो हमारा भी प्रयास रहता है, हमारे पास भी बहुत से काम होते हैं, समय का अभाव होता है, हम भी सोचते हैं कम पढ़ के आपकी तरह निकल जाए। तो आप, अगर मैं द्वितीय इस प्रश्न पत्र पे बात करूं तो आप इसको ओवरऑल समराइज कीजिए कि कहाँ पे कितना फोकस करें, किस तरीके से आप पढ़ें इस प्रश्न पत्र को, कि आप जो इसको करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो, एक ओवरव्यू आप इस पे रखें तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपको सुनते हुए जिज्ञासाएं बार बार उत्पन्न होती हैं। ऐसा क्या आप करते हैं कि कम पढ़ के नैया पार हो जाती है? देखिए, मैंने बहुत शुरू मैंने आपको सुना था जब आपने जेएनयू का प्रेस परीक्षा पे चर्चा किए थे, तब भी आप यही बोले थे मैंने बहुत कम पढ़ा हुआ है। तो जेएनयू से भी वो सौरभ की प्रतिभा है उसके भीतर नहीं है। प्रतिभाएं भी आप निर्मित करते हैं। प्रतिभा कोई मिली हुई चीज नहीं है, उसे आप एक कंडीशनिंग से निर्मित करते हैं। और उसी कंडीशनिंग की बात मैंने बिल्कुल शुरू में की थी कि अगर आप किताबों के पीछे भागेंगे और आप अपना अध्ययन का ही समय बढ़ाने की जुगत में लगे रहेंगे दिन भर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप बहुत दूर तक नहीं जाने वाले हैं। ये क्रूर बात हो सकती है, लेकिन मेरी समझ में सत्य यही है। अगर आप अपने सिर्फ अध्ययन के घंटे बढ़ाना चाहते हैं तो इससे आप नहीं हासिल कर पाएंगे इस तरीके की चीजें। फिर आप अध्ययन के घंटे बढ़ाते रहिए और कोई बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेगा आपकी लाइफ में। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा पढ़ा जाए,
खूब सारा पढ़ा जाए, लेकिन सिर्फ पढ़ा जाए ये जरूरी चीज नहीं है। तो बाकी चीजों में आप एंगेज रहिए, तो उसके आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा और आप बहुत सारी जगहों सोर्सेस से ऐसी चीजें अपने अंदर आपके अंदर आ जाएंगी, ग्रैस्प कर लेंगे आपकी, बहुत ज्यादा पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर मैं इस सेकंड पेपर को समराइज जैसे मैं समझता हूँ उस आधार पे बताने की कोशिश करूंगा कि एक तो सबसे पहली चीज है कि ये परीक्षा की तैयारी है आपकी, तो आप पेपर लगा करके देखिए, 3-4 उपलब्ध होंगे आपके पास। हमारे सेमेस्टर हमारे टर्म के 2 पेपर होंगे और इसके पहले के 3-4 5-6 पेपर आपके पास होंगे। उसको लगा करके देखिए और आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर कुछ कम है तो फिर आप थोड़ी बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जहां तक इस पेपर का सवाल है, तो देखिए सबसे पहले तो ये मान करके चलना है कि ये बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान परीक्षा है। क्योंकि जेएनयू जैसी परीक्षाएं आप लोग देने की कोशिश किए होंगे, वहां पर 30-35 सीट 40 सीट कंपटीशन होता है। यहाँ पर आप जेआरएफ के लिए मुझे लगता है कि 200-250-300 लोग जेआरएफ होते होंगे। आप डेटा देख लीजिएगा, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन इससे कम नहीं होते हैं 200 लोगों से, 250-300 लोगों से। तो इतने सारे लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है, तो इसलिए थोड़ा मानिए कि कंपटीशन भी कम है और सिर्फ एक बैच के लोग दे रहे हैं। ज्यादातर पुराने लोग कम ही होते हैं, जो होते हैं फिर वो अमूमन नहीं होते हैं आगे। तो ये बात हो गई। इसके अलावा जहां तक पढ़ने का सवाल है, तो मैंने ये देखा कि मैंने 2-3 दिन लास्ट में जब मैंने देखा है, तो बहुत आसानी से आप चीजों को क्लब कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। जैसे कि 2000 के बाद की रचनाएं अमूमन आपको नहीं पढ़नी है, हम बहुत सारी रचनाओं को रटने में चले जाते हैं, जो कि समय जाया करने जैसा है। क्योंकि रचनाओं और रचनाकारों के जो नाम पूछे जा रहे हैं, वहाँ अमूमन आप देखेंगे कि मिलान के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, कि 4 रचनाएं दी गई हैं, 4 रचनाकार दिए गए हैं, मिला दीजिए। तो वो मिलान करने वाले सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, तो उसमें बहुत ज्यादा अतिरिक्त श्रम की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए रचनाकारों और रचनाओं के नाम रटने पर बहुत ज्यादा फोकस आप लोग मत कीजिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्रम वगैरह लगाने का जो सवाल है, वो सवाल मैं जरा अपना वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि मेरे कमरे में कुछ लोग आए हुए हैं, तो आप लोग मेरी आवाज से काम चलाइए। हाँ, तो जहां तक जो क्रम से लगाने का जो सवाल है, उसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं, जो कि मैंने अपनाए थे। उस आधार पे आपको बता सकता हूँ कि एक तो ये है कि एक टाइमलाइन बना लीजिए 1900 से 2000 के लगभग का, और हर सन के आगे अगर नाटक है तो नाटक की रचनाएं, उपन्यास का अलग बना लीजिए, कहानी का अलग बना लीजिए, उनके सामने लिख दीजिए, और इस तरीके के पर्चे आप बराबर देखते रहिए, तो उससे आपकी स्मृति में चीजें चली जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि अमूमन जो क्रम लगाने के सवाल पूछे जाते हैं, वो इस तरीके के पूछे जाते हैं कि मतलब छायावाद की रचनाओं के पूछ लिए जाएंगे, या नाटककारों के पूछ लिए जाएंगे, या उपन्यासकारों के पूछ लिए जाएंगे, सब घुला मिला के नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप कीजिए कि भारतेंदु युग के रचनाकारों के अलग से क्रम बना लीजिए, एक छायावादी युगीन रचनाकारों के क्रम बना लीजिए, नई कविता के रचनाकारों का क्रम बना लीजिए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास 25-30 टेबल्स बन जाएंगी, जो कि आपके लिए, और सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखिए। कुछ एक जो इधर उधर से चीजें आती हैं, वो मतलब उसमें कुछ महत्वपूर्ण भी चीजें रहती हैं, तो जो गौड़ चीजें पूछी जाती हैं वो भी आप उससे हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से 25-30 टेबल्स बना लीजिए, उससे आपके जो है ये क्रम वाले सवाल हल हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भाषा का खंड जो है और काव्यशास्त्र का जो खंड है, ये दोनों खंड और ये क्रम वगैरह, इस तरीके की चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक एडवांटेज क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 20 सवाल 15 सवाल कम से कम बन जाते हैं, भाषा से, काव्यशास्त्र से और इस तरीके के क्रम लगाने वाले सवालों से। तो इतने पर आप खूब सारा फोकस कीजिए, और इससे आप जो 15-20 सवालों में आप अगर 10-12 सवाल अटेंड करते हैं, सही करते हैं, तो इससे जो एडवांटेज क्रिएट करेंगे वो आपको आगे ले जाएगा। बाकी जो पूरा सेक्शन है, वहां से बहुत सारी मेहनत है, और वही एवरेज स्कोर्स लोग गेन करते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी गेन कर लेते हैं, लेकिन उतने ज्यादा की आपको जरूरत नहीं कि आप बहुत सारा श्रम करें वहां, जो बीच का बहुत सारी रचनाएं रखने में इधर उधर, और थोड़ा कम स्कोर करें। तो इसलिए है कि ये जो भाषा, काव्यशास्त्र और ये क्रम लगाने वाली चीज है, इस पर आप खूब सारा फोकस करके और इस पर मेहनत करके आप एडवांटेज क्रिएट कर लेंगे, और इससे आप परीक्षा को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। धन्यवाद सौरभ भैया। शिवांगी दी, एक इसमें एक यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें बहुत से दर्शन हैं और वाद हैं। इन पे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या इस यूनिट्स को किस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए, कितना इसका वेट, आप इस पे थोड़ा बात करिए। शुभम, ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाले प्रश्न बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन आते हैं, साधारण से प्रश्न रहते हैं, और मैंने इसकी तैयारी दृष्टि से की थी। दृष्टि में वैचारिक पृष्ठभूमि वाला पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो बहुत बेहतर है मुझे लगता है, और उसमें जितना दिया है वो पर्याप्त है। बाकी एकदम अलग से प्रश्न आ जाए या फिर बहुत डिटेल स्टडी करनी हो तो उतना समय तो है नहीं।
दृष्टि के लिए दृष्टि बेहतर रहेगा। जयंती दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? माइक माइक ऑफ। हाँ सॉरी, वैचारिक पृष्ठभूमि वाला जो पोर्शन है वो हमने भी दृष्टि से ही पढ़ा था, क्योंकि उसमें 2-3 पेज में 3 वो जितने भी सारे हैं उसमें के उनका समराइज करके दे दिया है, तो वो पढ़ ली, उतना बहुत काफी है, उसके अलावा अलग से कुछ न पढ़े। ठीक है सर, जो ही कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं, आपने माइक हैंड रेज किया था, जो ही आप प्रश्न पूछ जी सकते भैया, हैं। हाँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन है ज्योति दीदी से। जैसे ज्योति दीदी ने बताई है उपकार गाइड लेने के लिए, मेरे पास गोविंद पांडे और दृष्टि और प्रतियोगिता साहित्य है, क्या उससे काम नहीं चलेगा? उपकार जो है ना वो फैक्ट वाला है, देखो कोई काम चल जाएगी, क्योंकि जो ये दृष्टि है हमने नहीं पढ़ी थी दृष्टि, तो दृष्टि के बारे में हम बहुत नहीं जानते, लेकिन इतना हमने देखा। तो उसमें क्या किया है कि उपकार और सरस्वती पांडे हो गया और प्रतियोगिता साहित्य सीरीज होगा, तो सभी से अच्छी चीजें चुरा के एक जगह इकट्ठा करने का काम दृष्टि की है। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम उपकार पढ़ो, तुम दृष्टि बढ़िया से पढ़ लो और सरस्वती पांडे पढ़ लो तब भी हो जाएगा। लेकिन हम जो प्रीफर करेंगे ना, दृष्टि हम बहुत अच्छा, वो उपकार अच्छे से पढ़े थे और बहुत सारा फैक्ट उसमें दिया है, जो तुमको एक दिन सारा फैक्ट अगर चाहिए तो तुम उपकार बढ़िया से पढ़ लोगी तो हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, दृष्टि बहुत अच्छी बुक है, उसको ही पढ़ो तो हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस और जो है ना, पीछे का जो सिलेबस लोग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि सिलेबस की फिर जाओ, तो तुम दृष्टि के पीछे वाला पोर्शन अगर सिलेबस के लिए चाह रही हो कि नहीं हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो दृष्टि के पीछे वाला पोर्शन पढ़ जाओ सिलेबस का। वैसे हम सिलेबस पे बहुत फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि 70 सवाल ऐसे होंगे जो हर जगह से आएंगे, 30 सवाल होंगे जो तुमको इधर उधर करेंगे, तो उसी में बस तुमको कंसंट्रेट करना होगा कि कहाँ से करना है। हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे वाली जो गाइड है वो तो महासागर है, उसमें बहुत सारी रचनाएं दी है, फिर उसमें ईस्वी दिया है, उसको कैसे याद करना है? देखो सभी रचनाकारों का तुमको सन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार नेट का सिलेबस देखो, उसमें जितने सारे कवि और लेखक हैं उन लेखकों का लेके तुम एक जगह नोट डाउन करो, और वो जितनी रचनाएं लिखे हैं उनकी रचना लिखो, फिर उसके बाद उनका सन लिखो, अलग अलग करो, हर लेखक का मत पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लेखक हैं और अभी तो कुछ नए नए लोग हुए हैं उनका भी सन और दे देता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे पुराने पुराने कवियों का पूछ देता है, भारतीय हिंदू युगीन कवियों का पूछ देगा, द्विवेदी जी का पूछ देगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद में बहुत पूछता है, इनका इन चारों का पूछ लेता है, तो इन लोगों की रचनाओं के तुम सन पे फोकस करो। अब बहुत लोगों के सन पे फोकस करने का जरूरत नहीं, मतलब सिलेबस में जो लेखक दिए हैं उनकी रचनाओं का सन याद कर लो, पर्याप्त होगा। और हम लोग की पिछली बार तो हम लोगों में बस एक पूछा था कहानी वाला क्रम, तो अभी बहुत फोकस न करो उस पर, ज्यादा नहीं, बस सिलेबस में जितने लेखक थे उनकी एक साहित्य पे उन क्रम लगा के याद करो, एक जगह लिखो याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। ज्योति, एक प्रश्न ये है, कि जो सिलेबस में इतनी सारी पुस्तक लगी है उनमें से कौन कौन सी पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए? जैसे मैं देख रहा हूँ अंधा युग नाटक जो है, उससे हर साल 1 या 2 प्रश्न होते हैं। इसी तरह जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है वहां से भी 1 या 2 प्रश्न होते हैं। इसी तरह से आप उपन्यास में और कहानी कहानी तो खैर छोटी छोटी है तो कहानी तो सभी पढ़ी जा सकती है, तो उपन्यास में और इस बार जो कथेतर गद्य से भी कई प्रश्न थे, तो आप क्या सलाह देगी कि ये तो पढ़ना ही चाहिए? देखिए हेमंत, कहानी तो सभी लोग पढ़ लेंगे, और उपन्यास में ज्यादा उस पे फोकस, गोदान वाले से सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, जिंदगी नामा और ये फिर तमस से सवाल बहुत कम पूछ रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि सभी उपन्यास पढ़ना जरूरी है। गोदान बढ़िया से पढ़ ले, राग दरबारी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, उन सबको यूट्यूब पे जाके वो 10-10 20-20 मिनट का वीडियो वहां से देख ले। और कथेतर वाला पोर्शन जो है उसमें तो 10 10 टेक्स्ट हैं, तो बहुत मोटा मोटा है, पढ़ना संभव भी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा था, तो हम कहेंगे कि उन यूनिट्स को जाके यूट्यूब पे देख ले, क्योंकि समराइज करके वो दे देगा कि मुख्य तथ्य क्या है और पात्र क्या क्या उसमें से, तो वो हो जाएगा, इतना बहुत दौड़ने का जरूरत नहीं है। अगर जिसके पास बहुत टाइम है वो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, हम तो कहेंगे कि ना पढ़े, यूट्यूब से जाके देख ले तो हो जाएगा।
ठीक है ज्योति, एक प्रश्न देवेश से है कि देवेश आप प्रकाशन वर्ष वाले प्रश्नों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कमांड इस पर बहुत ज्यादा है और कई बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं होते, तो आप किस तरह से प्रकाशन वर्ष याद करते हैं? देखिए हेमंत, ऐसा है कि रचनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो आप एक एक कवि की लगभग 20-20 रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की 20 काव्य संग्रह है। तो इनको याद करने में एक बहुत जद्दोजहद है। टुकड़ों में बांट, अगर जो हम इनको बांट दें तो हमको चीजें ज्यादा आसानी से याद रह जाएंगी लंबे समय तक। और ऐसा नहीं है कि कोई एक बार पढ़ लिया तो भाई हमेशा के लिए याद हो गया। उसको बार बार देखना होगा। जैसे रचना को देख रहे हैं तो उसके बाद उसके प्रकाशन वर्ष को भी देख ले। पढ़े ना सिर्फ देखते ही जाए बीच बीच पर, लगभग 3-4 हफ्तों में, महीने भर में सिर्फ देख ले। देखने से आपको दिख जाएगा कि 4 अंकों में होगा। जैसे 2021 चल रहा है तो इसमें 4-2-0-2-1 है। ज्यादातर रचनाओं में 1-9-5-6, 1-9-3-7, तो वो देखते जाइए तो रहेगा। एक एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रचनाओं को याद करने में उसको ना दशकों में विभाजित कर दें तो ज्यादा लंबे समय तक याद रह जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई कवि है तो उसकी ये देखिए कि 30 से 40 के बीच में उसकी कौन कौन सी रचनाएं आई हैं। तो उससे एक 2-3 रचनाएं ही होंगी। देखिए फिर 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी रचनाएं आई हैं, तो वो भी इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 ही होंगी। तो देखिए 50 से 60 में कौन कौन सी आई हैं, 60 से 70 में कौन सी आई हैं। इस तरह से अगर जो बांट कर देंगे ना अलग अलग दशकों में तो याद रहेगा। और बाकी एक साथ ही हम लोगों को लगते ये चलें तो सब मिक्स हो जाएगा। कोई यहाँ को पहुंचेगा, कोई यहाँ को पहुंचेगा, तो उससे बात नहीं बनेगी, वो भूल जाएगी कुछ समय के बाद। हालांकि दोबारा पढ़ने से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो तरीका है मैं बताता हूँ लोगों को, यही है कि दशकों में विभाजित कर दो तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। बाकी ये जो प्रकाशन वर्ष वाली बात है ना, तो इसके पीछे एक थोड़ा सा पुरानी बात है कि मेरी इतिहास में बहुत रुचि रही है। और इतिहास में ना 3 चीजों का बहुत महत्व होता है: स्थान, जगह और घटना। और एक सन। इतिहास में सन का भी बहुत महत्व है कि कौन सी घटना कब घटी। एक तो 11वीं 12वीं के एग्जाम में तो तिथियां पूछी जाती हैं कि भाई वो उसमें दे देगा कि 1872, उसमें उसमें बताना होगा कि 1872 में क्या हुआ था। दे देगा कि 1869, उसमें ये भी बताना होगा कि क्या हुआ था। 1942, तो उसमें बताना होगा क्या हुआ था, कि क्या को हुआ था, आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, क्या हुआ था, बताना होगा। तो वो पहले से ही सब इतिहास में रुचि की होने की वजह से तिथियों में ज्यादा जोड़ रहा है मेरा। और एक एक सीनियर एक बार बोले थे हेमंत कि जब भी हम किसी रचना को पढ़ें तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था। तो उस समय के समाज को जानने के लिए उसको हम वो तिथि याद रखनी चाहिए कि कब की वो रचना है, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। तो इसकी वजह से मैं याद कर लेता हूँ बात रचनाओं के प्रकाशन को जल्दी से। तो पहले से ही ऐसे माइंड में बना हुआ है कि जो रचना पढ़नी है उसका प्रकाशन वर्ष भी उसी समय ही देखना है। बाद में भूल जाए वो बात अलग है, लेकिन उस समय तो उसको ही देखना है। बहुत सारी रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन वर्ष मुझे पहले याद था लेकिन अब याद नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं दोबारा पढ़ूंगा तो फिर से मुझे वो याद हो जाएंगी। बस इतना ही है। एक सभी वक्ताओं से मेरा प्रश्न होगा, जब आप एग्जाम, तो हमें लगता है पर्याप्त चर्चा हम प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र पे कर चुके हैं। अब बात आती है एग्जाम हॉल की। उस समय क्या आपके अनुभव रहे समय को लेके? आप समय आपके लिए कम पड़ा या आपको कोई समस्या आई? तो आप यदि आप अपने अनुभव से कुछ सजेशंस देना, तो मैं कहता हूँ सभी वक्ता एक एक करके इस विषय पे अपने सजेशंस दें। तो शिवांगी दी, आप आमंत्रित हैं सबसे पहले। एग्जाम के दिन की क्या आपके अनुभव है? हाँ शुभम, जैसे सब कहते हैं और ये सही भी है कि पहले की तैयारी सिर्फ 30% होती है। बाकी एग्जाम हॉल में आप जैसा करते हैं 70% आपका रिजल्ट वही होता है। तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है, तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है।
पेपर कठिन आए तो भी परेशान नहीं होना है कि बहुत कठिन आ गया तो मेरा नहीं होगा। पहले से नेगेटिविटी नहीं मन में भरनी है। और रही दूसरी बात, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ज्यादातर मेरे कई साथियों के साथ भी हुआ, मेरे दोस्तों के साथ, और मेरे सेंटर पे मैं जहाँ थी वहां भी बीच में आपका सिस्टम खराब हो जाता है या फिर रुक जाता है, तो उससे बच्चों के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं अब मेरा समय चला जा रहा है, या फिर मेरा समय कम बचा है, या वो परेशान हो जाते हैं। कई लोगों के साथ तो ये होता है कि उन्होंने आधा पेपर सॉल्व कर लिया या कई सवाल कर लिए 10-15, फिर बीच से उनका फिर से उनको शुरू से करना पड़ता है। तो ऐसे समय में आप सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप उस स्थिति के लिए भी तैयार होकर जाएं कि हो सकता है बीच में आपका सिस्टम खराब हो जाए, आपको 5-10 मिनट के लिए व्यवधान आ जाए। आप अपना टाइम ऐसे मैनेज करें कि बीच में अगर 10 मिनट रुक भी जाए तो ये ना हो कि आपके 25 सवाल छूट जाए। आप पहले शुरुआत में अब प्रश्न छोड़ के मत रखिए कि अभी जो आ रहा है पहले पहले कर लेता हूँ, फिर बाद में आऊंगा दोबारा ये पेपर देख लूंगा, क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है, दोबारा देखने का समय नहीं मिलता है बिल्कुल भी। मैं आज तक किसी भी एग्जाम में मैं दोबारा पेपर नहीं देख पाई हूँ। पहली बार में आपको जो समझ में आए थोड़ा सा समय लीजिए, आराम से सोच के जो आपको उत्तर लगता है वो लगा दीजिए। अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि अब तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 10 मिनट बाद ना, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद या आधे 1 घंटे बाद जब आप पूरा पेपर कर लेंगे तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। ऐसा बहुत कम बार होता है कि आपको दोबारा से फिर सारे जो उत्तर नहीं आ रहे उत्तर आ जाते हैं। एक दो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि पूरा पेपर एक ही बार में सीधे सॉल्व करते जाना चाहिए। समय लीजिए, थोड़ा सोच कर कीजिए, दोबारा आने का समय मिलेगा नहीं। तो एक बार में आप जितनी बेहतर और शांत दिमाग से कर पाएंगे उतनी ज्यादा ठीक होगा। अंतिम में प्रेशर रहता है और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के 10 मिनट बचते हैं तो पता चलता है अभी फर्स्ट पेपर का 10 सवाल मैंने छोड़ा है, सेकेंड पेपर का 10 सवाल छोड़ रखा है कि ये आ नहीं रहा था। तो बाद में भी आप अंत समय में भी आप तुक्के ही मारेंगे या फिर एक झटके में ही लगा के जाएंगे। तो बाद में करने से अच्छा आप एक बार में ही लगा दीजिए, आपके प्रश्न ना छूटे। जैसे मुझे लगता है कि प्रश्न छोड़ने से बेहतर होगा बिल्कुल भी ना आए, आपके पास समय भी ना हो, आपका दिमाग भी ना काम कर रहा हो, तो आप कुछ लगा के आगे बढ़ जाइए, पर छोड़िए नहीं, क्योंकि छोड़ने की स्थिति में तो वो आपको बिल्कुल सही ही नहीं होगा। तुक्के में हो सकता है कि सही हो जाए। और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। सिस्टम, हाँ, सिस्टम अगर बीच में रुक जाता है, खराब हो जाता है, तो जब सिस्टम रुकता है तो उसके साथ ही ना आपका समय भी रुक जाता है, आपको उतना एक्स्ट्रा समय मिलेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। और ऐसा रेयर कंडीशन में होता है कि आपका सिस्टम रुक गया तो आपके पिछले जो सवाल आपने हल किए हैं वो भी इरेज हो जाते हैं। एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके सवाल भी इरेज हो गए, उन्होंने जो उत्तर लगाए थे। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि बीच में आपका सिस्टम हो सकता है खराब भी हो जाए या फिर रुक। और समय तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में बैठे एकदम चिड़े होके, कूल होके, 3 घंटे तक कोई प्रेशर नहीं है। उसके बाद आपको जितना सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी, सब कर लीजिए, पर प्रश्न देखते समय सिर्फ प्रश्न देखिए, बिल्कुल मत सोचिए मेरा जारक नहीं होगा, अब तो कठिन आ गया, अब मैं क्या करूंगी, मेरे साथ वालों का हो जाएगा। ऐसे ऐसी कोई भी चीजें सोचनी नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं लाना है, एकदम शांत होके एग्जाम देना है, सब बढ़िया होगा। धन्यवाद मेरी सौरभ भैया, आप जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं तो आपको जानना स्वाभाविक है। तो आप इस एग्जाम हाल के अनुभव पे क्या कहना चाहेंगे, उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट का जो बात शिवांगी ने कही, मैं उससे ज़रा सहमत हूँ। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है 3 घंटे, और मतलब काफ़ी समय है, मतलब पर्याप्त नहीं, काफ़ी मैं बोलूँगा। और अगर आपके पास परीक्षा में समय नहीं बच रहा है तो हो सकता है कि आपने ठीक से स्ट्रेटेजाइज नहीं किया हो, आपकी रणनीति ठीक नहीं है परीक्षा को लेकर के। मतलब ऐसा मैं कोई आरोप की तरह नहीं कह रहा हूँ शिवांगी, बस मैं कह रहा हूँ कि आपके पास समय बचना चाहिए जब आप परीक्षा दे रहे हैं, और 3 घंटे बहुत समय होते हैं, मतलब बहुत समय होता है। तो मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, मतलब आप, बहुत सारे लोगों को मैं तैयारी करते हुए देखता हूँ, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी देखते रहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप टाइम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है। आप जब भी किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और अगर आप उसके लिए गंभीर हैं, तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि आप उस परीक्षा को पास करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप जान लीजिए कि ये आपकी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा यही है कि अगर आप इस आत्मविश्वास को धारण नहीं कर पाए कि आप परीक्षा पास करने वाले हैं, तो जान लीजिए कि लगभग ये तय हो गया कि आप परीक्षा नहीं पास करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपके पास खुद आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने जो भी तैयारी की है, आपने जो भी पढ़ा है, उस पर भरोसा कीजिए, अपनी स्मृति पर भरोसा कीजिए। अगर हो सकता है कि अभी आपको नहीं याद आ रहा है, लेकिन परीक्षा में चीजें याद आती हैं, तो
अपनी स्मृति पर, अपनी तैयारी पर, हर चीज पर भरोसा कीजिए। और कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तैयारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये दोनों हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी जानता हूँ, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी किन्हीं किन्हीं कारणों से वो लोग नहीं सफल हो पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपना कॉन्फिडेंस और अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, तो परीक्षा से पहले ही आपके दिमाग में इसको लेकर के एक खाका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप किन सेक्शंस को कैसे करने वाले हैं, परीक्षा में कौन से सवाल आप पहले करने वाले हैं, ये आपके दिमाग में पहले से तय होना चाहिए। अगर नहीं तय है तो बहुत हद तक ये संभव है कि आप टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे और परीक्षा में आप पैनिक कर जाएंगे। इसलिए कौन से सेक्शंस पहले करने, जैसे मैंने आपको एक सुझाव दिया कि आप कॉम्प्रिहेंशन पहले कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही करें। जैसे ज्योति कुछ और करना चाहती हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन पहले करना चाहते हैं या कुछ और पहले करना चाहते हैं, लेकिन जो भी करना चाहते हैं वो आपके दिमाग में तय होना चाहिए कि आप इस तरीके से परीक्षा को मैनेज करने वाले हैं, कि आप फर्स्ट पेपर पहले करने वाले हैं, कि आप सेकंड पेपर पहले करने वाले हैं, पेपर में आप कौन से सवाल पहले करने वाले हैं, इसका एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। और टाइम को लेकर के भी आइडिया होना चाहिए कि इतने समय में आप, जैसे अगर आपने बांटा पेपर को कि मैं इसको पहले करूंगा, इसको बाद में करूंगा, इसमें इतने इतने टुकड़े करूंगा, तो उसमें टाइम को लेकर के भी आपके पास एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहा हूं तो हिंदी में अगर कॉम्प्रिहेंशन में 10 सवाल है तो 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी आप एक आइडिया बना लीजिए कि आप इतना इतना मिनट देंगे और जोड़ करके टोटल कीजिए उसको। और 20 मिनट का कम से कम आप एक बफर बनाइए कि 20 मिनट कम से कम आप बचाएंगे, क्योंकि जैसे शिवांगी कह रही है कि सिस्टम खराब हो जा रहा है, अगर खराब हो जा रहा है तो 20 मिनट आपके पास है जिसमें कि आपकी चीजें मैनेज हो जाएंगी। नहीं खराब हो रहा है, जो कि अमूमन नहीं होता है लोगों के साथ, बहुत रेयरली कहीं किसी के साथ होता है और 20 मिनट ऑब्वियसली नहीं जाते हैं उसमें, तो भी आपके पास 15 से मिनट 10 मिनट जो है रिवीजन के बच जाएंगे। या फिर कहीं कभी किसी सेक्शन में आप फंस गए हैं तो उसके लिए जो आपका समय जाया हो रहा है वो उस 20 मिनट में कवर हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग में आप सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपके दिमाग में पेपर का एक आइडिया होना ही होना चाहिए पेपर देते समय। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस आत्मविश्वास के साथ हमेशा परीक्षा दीजिए कि परीक्षा आपकी निकलने वाली है, अन्यथा परीक्षा नहीं निकलेगी। ये भी आप मान करके चलिए, आप चाहे जितनी तैयारी करें। बिल्कुल सौरभ भैया, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। बिल्कुल आपकी बातों से यही लगता है। तो देवेश भैया, आप भी इस परीक्षा के अंतिम दिन का अनुभव साझा करिए। मैं सभी वक्ताओं से इस बात को जानना चाहूंगा। तो हम ऐसा है कि जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, दरअसल ये जीवन ही एक परीक्षा है। हाँ, तो किसी एक परीक्षा के परिणाम के सफल होने से या असफल होने से हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर की जो डिमांड करता है, तो टाइम मैनेजमेंट एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस पेपर की। जो मतलब कि जो टाइम को साथ लगाए अच्छे से, उसके पास होने की संभावना अधिक कम है। अब मुश्किल ये होती है ना कि इसमें 3 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं, उसमें कैलकुलेशन होता है। तो इन सब प्रश्नों में ना काफी समय जाया होता है। और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें टाइम ज्यादा चला जा रहा हो तो एक मानसिक तनाव होता है। तो इससे बचने के लिए ना ऐसा है कि पहले इन्हीं को करना चाहिए कि कितना हो पा रहा है, हो पा रहा है तो कर दो ठीक से, नहीं पा रहा है तो छोड़ दो, वहीं का वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जो उसके चक्कर में कोई आपको जो आने वाला हो वो न छूट नहीं पाए, जहां पर सही होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो 11 होता है ना, निर्णायक फर्स्ट पेपर है, जिसके फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन लगभग नहीं सही हो पा रहे हैं, 22-23 से कम, मतलब 22-23 से कम है तो उसको मान के ही चलो कि 11 नहीं होगा। तो फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का ऐसा है कि कोई उसका जो है सही नहीं बता सकता है कि भाई इसका यही सही आंसर है। उसमें कहा कि सही उत्तर के जो है ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाना है हमको, जितना हम उसके पास जा पाए। तो उसके लिए समय लगता है फर्स्ट पेपर को, क्योंकि आपको ना अभी समझ पर ही वो है, और जब और समझ पर है तो फिर उसको चुटकियों में ऐसे नहीं सॉल्व किया जा सकता है, उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो 3 घंटे में कम से कम एक घंटे से 1 घंटे या उससे ज्यादा तो आपको देना चाहिए फर्स्ट पेपर में। अगर जो आपका IQ लेवल बहुत तेज नहीं है, आप बहुत तेजी से नहीं सोच पाते हैं, तो आपको उसमें कम से कम 1 घंटे का समय तो देना ही चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर है उसमें शिवांगी जो कह रही थी वो सही कह रही थी कि
जो जो आता है उसको करते चले जाओ, और जो नहीं आ रहा है जिसमें कुछ संभावनाएं हैं कि ये सही होगा उसको भी कर दो। बाद में समय मिले तो उसको, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको छोड़ ही दो, बाद में समय मिलेगा करने का। तो पूरा का पूरा कवर करना है। जैसे मैं तो, अब अलग अलग लोगों ने किया होगा, पहले किसी ने फर्स्ट पेपर किया होगा, पहले किसी ने सेकंड पेपर किया होगा। मैंने मुझे जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैंने सेकंड पेपर के पहले सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी उसमें कमांड है। मन सॉल्व करता गया, किया मैंने लगभग, पहली बार जब मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हिंदी के तो लगभग 60 कर गया था। तो लगा कि कुछ संभावनाएं हैं, कुछ और अच्छा हो जाएगा तो शायद हो जाए यार। तो उसके बाद मैं सेकेंड पेपर करने लगा। सेकेंड पेपर मैंने फिर लगभग 1 घंटे किया, 1 घंटे 5-10 मिनट का लगा होगा मुझे। तो उसमें फिर अब ये तो नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा सही है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये था कि सेकंड को जितना जल्दी से जल्दी निपटाना है, क्योंकि कमांड तो इसमें नहीं है, सेकंड पेपर में कमांड है। तो मैंने बहुत जितना हो सकता था, जितना जल्दी हो सकता था उतना किया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सॉल्व किए। तो और मुझे लगता है ना कि आप सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो तो सही होने की संभावना ज्यादा है। अगर बिना सोचे तुक्का भी लगाओ तो सही नहीं होगा। तुक्का भी डिमांड करता है कि आप पहले कुछ उसके बारे में सोचे हो, आप कुछ धारणा हो क्वेश्चन के बारे में। तो यही है कि बस इतना ही है कि कंट्रोल कैसे हो रहा है पेपर। मतलब कि वो दरअसल ये जब हम जो पेपर के जो पहले का जो समय होता है वो ऐसा है ना कि हम अपनी तलवार को धार दे रहे हो, अपने अस्त्र शस्त्र को सुसज्जित कर रहे हो, और वो युद्ध का मैदान की तरह से साबित होता है। जो 3 घंटे युद्ध के मैदान की तरह लगते हैं कि भाई जो हमने बनाया है, जो अपनी धार दी है वो काम आ रही कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि बस उसी समय तो उसको उसमें ना अपना धैर्य नहीं खोना, धैर्य बना के रखना है। और ये बिल्कुल नहीं समझ, ये एक दिमाग, मुझे लगता है ये बात हर बात को हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में लानी चाहिए कि जो मुझे नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है, ब्रह्मा को भी नहीं आ रहा है। तो बस इतना रखना चाहिए, क्योंकि वो सही में किसी को नहीं आ रहा होता है। जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने लोगों से पेपर के बारे में, पेपर की बात की है उनसे, तो जो मुझको नहीं आए हैं वो उनको भी नहीं आए हैं। तो इतना विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर कि जो मुझको नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है। बस जितना मुझे आ रहा है उतना में मेरा हो जाएगा। तो इतना विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर। सौरभ कह भी रहे थे, आत्मविश्वास की बात कर रहे थे, तो वो सही कह रहे थे। धन्यवाद देवेश भैया। ज्योति दी, आप भी अपनी बात इस प्रश्न पे रखें। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, शिवांगी बोली, सौरभ भी बोले और देवेश भी, कि आत्मविश्वास जरूरी है। तो हमको भी लगता है आत्मविश्वास तो बहुत होना चाहिए। और एक बात जो हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले किताब लेके लगेंगे पन्ना पलट पलट के पढ़ने, और सामने वाला देख देख के डरता रहता है, अरे ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। हमको नहीं लगता कि लोगों का पन्ना पलटना देख के डरना चाहिए। और हम एक सजेशन देंगे कि एग्जाम बाहर जाके पढ़ना शुरू करते हैं लोग ना, वो नहीं करना चाहिए। एक तो अपना जो करेंगे, लेकिन दूसरे का एकदम दिमाग का इधर उधर कर देंगे। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और डरिए तो किसी से भी नहीं। हमको नहीं लगता कि अच्छा ये इतना पढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि टेलीग्राम पे बहुत लोग लगाते रहते हैं एकदम रैंक आता रहता है, लेकिन फिर लोग अरे हम लोग का क्या होगा। तो ऐसा नहीं, डरना नहीं है, अपना देना 100 देना है और हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं जाके, हम भी कहेंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो है, तो हमको लगता है हमको तो बढ़िया है कि वो सेकंड पेपर पे फोकस करें, कि फर्स्ट के अपेक्षा सेकंड पे कमांड सभी की ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि फर्स्ट पेपर ऐसा होता है कि जिसमें आप पूरा 100 का 100 ये नहीं कर सकती कि सब आ रहा है और हम 50 का 50 या फिर 40 पूरा कर लेंगे। लेकिन सेकेंड पेपर का है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 70 तो लगता है कि अच्छा कर ही लेंगे, तो 70 कर लीजिए। उसके बाद 30 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिसमें लगता है कि अच्छा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, तो उन पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बार में पूरा सवाल लिखते जाइए। उसके बाद कुछ ही सवाल बचते हैं जिसमें आप लोग को टाइम देने की जरूरत होती है, तो उनको दीजिए टाइम। और सबसे पहले हमको लगता है कि सेकेंड पेपर कीजिए, बढ़िया कीजिए। और ऐसा नहीं कि सेकेंड पेपर आपको 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। नहीं तो अधिकतर एक घंटा 1 घंटा 20 मिनट बहुत होता है। तो उसके बाद जो पते आप फर्स्ट पेपर पे दीजिए, तो इतना बहुत है। और फर्स्ट पेपर पे ऐसा नहीं कि आप सब कर जाएंगे, तो एकदम ऐसा नहीं कि अरे हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। 30 आ रहा है तो बहुत है, नहीं जा रहा है तो 25 भी बहुत है। सेकेंड पेपर बढ़िया से कर लीजिए, फर्स्ट पेपर में हो जाएगा। और अभी तो वो
बाउंडेशन भी खत्म हो गया है कि 20 सवाल सही होने ही चाहिए। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, परसेंटाइल वाला मसला है कि परसेंटाइल बटोरिए, अगर बस पास होना है तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपका अगर 25-30 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा जेआरएफ। बहुत लोगों का 20 से भी जेआरएफ हो गया है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप सेकेंड पेपर में बढ़िया फोकस कीजिए तो जेआरएफ हो जाएगा। और परसेंटाइल वाला मसला है तो उसके लिए आप फिर और पढ़ लीजिए। धन्यवाद जयंती दी। हेमंत भैया, और भी कुछ आप कहना चाहें? कि कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि हेमंत भैया को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ जूही जी, हेलो आप भैया। जगह हाँ भैया, मैं ज्योति दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ज्योति दीदी से अगर बात करना चाहती हूँ तो वो अपना नंबर दे सकती हैं क्या? मिल जाएगा वो व्हाट्सएप हाँ, पर। जो भी नंबर मिल सकता है, इतना वो कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे आप बताई है तो मेरे अंदर एनर्जी आ गया है। अच्छा, बढ़िया बात है, आनी चाहिए। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं बस एक बात जोड़ना चाह रहा था कि अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो उनसे डरने या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका हो भी जाएगा, मतलब मान लीजिए कि आपके आसपास 15-20 लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनका हो जाने के बाद भी जेआरएफ बहुत सारी सीट बचती है जिसमें कि आप कंपटीशन कर सकते हैं। तो ऐसा मत मानिए कि 10, 15 या 5 या 3 ही सीट पर आपका कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत सारी सीट्स हैं। तो इसलिए डरिएगा मत बिल्कुल कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तुलना में, तो आपका कुछ नुकसान हो जा रहा है। उनसे कंपटीशन आपका मत मानिए। आप देखिए कि उतने सारे लोगों का हो जाने के बाद भी बहुत सारी सीट्स खाली पड़ रही हैं जिन पर कि आप कम्पीट कर रहे हैं। तो आप मानिए कि उनसे आपका कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा चिंता मुक्त रहना चाहते हैं, अगर अन्यथा आपको इसे आप पॉजिटिवली ले पाते हैं, सकारात्मक रूप से, और आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाह रहा था। हम जी, हाँ, कार्यक्रम को हाँ अब समाप्त भैया, हाँ समय समाप्ति को मैं कार्यक्रम अब ले ही जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कई बार जैसे कैंपस में जाता हूँ तो मिलते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। वक्ता तो हमारे साथ थे, लेकिन आप भी जो है जेआरएफ क्वालिफाई है, तो आपके क्या अनुभव रहे? उसके बाद मैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाऊंगा। नहीं, मैं अपने अनुभव में किसी कार्यक्रम से जुड़ूंगा किसी के साथ में, और मैं वही साझा करूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है शुभम? भैया। तो जैसा कि आज की परिचर्चा बहुत ही स्वस्थ रही, हमने जीरो से लेके अंतिम समय तक पूरी परिचर्चा किया। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, समय प्रबंधन, इस तरीके से हर पहलू पे बात करने का प्रयास किया। तो बहुत ही आप सभी वक्ताओं ने बहुत ही बेहतर ढंग से अपने अनुभव साझा किए और बहुत ही बेबाक अपनी बातें रखी, अपने अनुभव बताए, जिससे मुझे लगता है सभी प्रतिभागियों को एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। जैसे जूही ने कहा भी कि हमें एक नई एनर्जी मिली हुई है। तो बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ जुड़े और हम इस तरह से परिचर्चा रख रहे हैं। और हेमंत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपकी वजह से हम यहाँ हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और मैं सूचना के लिए बता दूं कि जो भी हमारी परिचर्चाएं होती हैं, यूट्यूब पे सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। जो प्रतिभागी आज नहीं जुड़ पाए या किसी भी प्रतिभागी कोई साथी है ये परिचर्चा देखना चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। चैनल का नाम है JNUEETS, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आगे की जो सूचनाएं होंगी, आगे कार्यक्रम की सूचना आपको दी जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे कोई वक्ता यदि कोई बात कहना चाहे, हेमंत जी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ठीक है शुभम, हाँ, कार्यक्रम को समाप्त करें आप। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, जो आप शुरू से लेकर अंत तक एंकरिंग और इस ऐप से जुड़ी सभी चीजें देख रहे हैं। तो आपका भी जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। अब कार्यक्रम को आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है हेमंत भैया, समाप्त करते हैं।
और धन्यवाद तो आपका होना चाहिए कि आपकी वजह से ही यहाँ है, मैं थोड़ा सहायता कर रहा हूँ।